स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आज असाइनमेंट का DPP 1 पार्ट कवर करेंगे, है ना। इसके पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आपको नोट्स 1 जो था मैंने आपको दिया, है ना। उसका वीडियो भी दिया आपके ग्रुप में। आप लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, मैंने बनाया है, उसमें आपको उसका नोट्स भी प्रोवाइड किया। आज हम उसका क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपको एक बात पता होगा कि आप नॉलेज कितना भी ले लें, एग्ज़ाम में जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तब तक आपका नॉलेज कोई काम का नहीं होता है। आप जब तक कोई चीज़ को जानेंगे, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें आपके क्वेश्चंस MCQs आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं। तो जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं ट्राई करिएगा या उसका अप्रोच नहीं जानिएगा, तब तक आपका नॉलेज धरा का धरा रह जाता है। आपको नॉलेज ले लेना है, आपने नोट्स पढ़ा, लेकिन उससे क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं, कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस तो लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा अभी फिलहाल मैंने कहा आपको कि बोर्ड एग्जाम को ज़्यादा टारगेट करके ये क्वेश्चंस दिया गया है। अगर आप झारखंड बोर्ड या CBSE बोर्ड या फिर कोई स्टेट बोर्ड अदर बोर्ड्स के हैं, उसमें ये आपको क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं इसके नीट या JEE के जो क्वेश्चंस होंगे उसको मैं सेपरेट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को लाऊंगा, है ना, फिलहाल। लेकिन आपका ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके JEE या नीट में नहीं आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपके JEE नीट में आ सकते हैं। लेकिन आपको फिलहाल ये ज़्यादा डेडिकेटेड बोर्ड एग्जाम के लिए है। ऐसे क्वेश्चंस आपके झारखंड बोर्ड या CBSE बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये तभी आप देखिएगा, जब ये आपको ये तभी अच्छा समझ में आएगा जब आप नोट्स वाला जो पार्ट था, जो इसका जो मैंने थ्योरी वाला पार्ट था, वो आप देखे हों, है ना। तो अगर आपने ये थ्योरी वाला पार्ट बिना देखे अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है पहले आप थ्योरी वाला पार्ट को देख लीजिए, है ना, जो मैंने दिया था, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट पार्ट। उसको देखने के बाद ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ना। कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको कुछ अच्छा लगा, अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, तो देखिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम DPP 1। ये आपका DPP 1 है, असाइनमेंट का DPP 1 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ठीक है। और आपको मैंने मेंशन कर दिया है कि ये डेडिकेटेड ऑल एग्जाम्स है, लेकिन ज़्यादातर आपके जैक बोर्ड और CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा को मिलते हैं। JEE नीट में इस टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी आए होंगे वो मैं सेपरेट वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा नहीं, बस आप देखते रहिएगा। पहले आप खुद से अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे बन जाता है तो बेटर है, आप आंसर मिला लीजिएगा। नहीं बनता है तो आप देखिएगा क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कैथोड रे ट्रेवल सीन, है ना। आपको पता होगा कैथोड रे किधर से किधर ट्रैवल करता है। बहुत ही आसान सवाल है, आपको पता होगा कैथोड रे डिस्कवर कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, याद होगा आपको, जो थॉमसन ने किया था, आपको, है ना। जे थॉमसन ने किया था, और उसके इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी उन्होंने किया था। तो वो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कैथोड रे किधर से किधर मूव करता है। तो ऑब्वियसली कैथोड रे कहां से मूव कर रहा था, याद होगा आपको, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। कहां से कहां, कैथोड से एनोड। जबकि एनोड रे जो है आपका, वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करता था। आप ट्रिक समझ सकते हैं कि कैथोड रे, है ना, कैथोड रे किधर से किधर मूव करेगा तो कैथोड से स्टार्ट होगा। अगर एनोड रे बोलता तो एनोड से स्टार्ट होता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, किसने करवाया था, जे थॉमसन। देखिए, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दे देता हूं। कैथोड रे का ट्रैवल तो करता है कैथोड टू एनोड, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता था कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जे थॉमसन। कैथोड रे में कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, क्या बोलेगा, कैथोड रे पर कैसा चार्ज होता है, तो बोलेगा नेगेटिव। तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके जरिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अक्सर लोग गलती कर देते हैं, है ना। जैसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन और लोग समझ लेते हैं जे थॉमसन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जरूर जे थॉमसन ने किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये जे थॉमसन ने डिस्कवरी नहीं किया था, ये किया था मिलिकेन नाम के केमिस्ट ने, और एक एक्सपेरिमेंट से किया था। आपको पता है, बताया था मैंने, उसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बल पर, है ना, मिलिकेन ने ये कैलकुलेट किया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। चार्ज कैलकुलेट किया था मिलिकेन ने, चार्ज बाय मास कैलकुलेट किया था आपका जे थॉमसन ने। ध्यान रखिएगा, चार्ज बाय मास जे थॉमसन, लेकिन चार्ज आपका मिलिकेन। और ये कितना था, याद है आपको, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम था,
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। चार्ज बाय मास कैलकुलेट किया था जे थॉमसन ने, जबकि चार्ज कैलकुलेट किया था मिलीकेन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज डैश टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने याद है आपको एक जो नोट्स वाला पार्ट दिया था, उसमें एक चीज था आपका कि मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है। ये तो बहुत लोग जानते हैं कि प्रोटॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है, लेकिन कितना टाइम से बड़ा होता है तो मैंने आपको बताया था 1836 टाइम। हालांकि ऑप्शन में 1836 नहीं है, 1837 है। तो अब मैंने वहां आपको उस वीडियो में बताया भी था कि 1836 की जगह किसी किसी बुक में 1837 लिखा रहता है, वो फ्रैक्शन है, इसलिए एक डिजिट इधर उधर होता है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास की तुलना में कितना टाइम्स ज्यादा भारी है, 1837, 1837 टाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपके झारखंड बोर्ड में पूछा हुआ है। अगर आप झारखंड बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके जैक 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैथोड रे आर फ्लो ऑफ। कैथोड रे किस चीज का, कैथोड रे के अंदर कौन सा पार्टिकल होता है। फ्लो ऑफ कर सकते हैं कि कैथोड रे के अंदर किस चीज का फ्लो होता है, तो कैथोड रे के अंदर फ्लो होता है किस चीज का, इलेक्ट्रॉन। या आप सीधा कह सकते हैं कैथोड रे के अंदर कौन सा पार्टिकल होता है, तो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो 2019 का क्वेश्चन है, 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉलम क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपके झारखंड बोर्ड में नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, इनको आप मैच करना है ना, और ऑप्शंस में आपको सभी दिए हुए हैं, आपको मिलाना है कौन सा सही होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको पता होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका, मैंने यहां पर इसका आंसर लिख देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कहां से मैच किया, इससे मैच किया, तो ए का क्या आंसर हो गया 3, ए का 3। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर आपको सारा आंसर नहीं भी आता है तो भी आपका एक सिर्फ पता हो तो आंसर पता चल जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, यानी कि ए का 3। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए का क्या है 1, यहां क्या है आपका ए का 3, यहां क्या है आपका ए का 2, यहां ए का क्या है 1। तो अब आपको क्या कोई और ऑप्शन में जाने का जरूरत है नहीं, आप बी से सीधे यहां से बी लगा सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन कई बार होते हैं। हाँ, अगर ऐसा रहता कि ए का 3 इस ऑप्शन में भी है, ए का 3 इस ऑप्शन में भी है, तो दूसरा ऑप्शन देखना पड़ता है हमें। ठीक है, लेकिन इसमें तो आंसर ऐसे ही आ गया, लेकिन फिर भी देखते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपका कितना होता है, ये होता है आपका मास ऑफ प्रोटॉन 1.672। मैंने आपको 1.672 बताया था, तो 2 के बाद आपका डिजिट है, इसलिए इसको 3 भी लिख दिया जाता है किताब में। तो 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम प्रोटॉन का मास हुआ ये। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन का कितना था, याद है मैंने आपको बताया था 1.7 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है, तो देखिए ए का 3 यहां आप देख रहे हैं, ए का क्या है आपका, ए का 3, बी का क्या है आपका 1, बिल्कुल सही है, सी का क्या है आपका 2, बिल्कुल सही है, और डी का क्या है 4, बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी। ऐसे आपको एक ऑप्शन से भी सॉल्व हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अब यहां पर क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ आपको क्या दिया हुआ है, साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, और दूसरी तरफ आपको क्या दिया हुआ है, डिस्कवरी, किस चीज का डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने किया था। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है ना। तो साइंटिस्ट और उसके डिस्कवरर का नाम, तो बताइए गोल्डस्टीन ने क्या किया था, बताइए गोल्डस्टीन ने क्या कैलकुलेट किया था, क्या किस चीज का डिस्कवरी में इनका योगदान था, है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन या चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गोल्डस्टीन का डिस्कवरी किससे रिलेटेड है, तो प्रोटॉन से रिलेटेड। हालांकि आपको मैंने बताया था कि प्रोटॉन के डिस्कवरर एक्चुअली में रदरफोर्ड को कहा जाता है, लेकिन गोल्डस्टीन का जो डिस्कवरी है वो प्रोटॉन से रिलेटेड है। तो आप गोल्डस्टीन से ए का 3 लगाइएगा, ए का 3। अब आप देखिए ए का 3, देखिए यहाँ पे ए का 3 यहाँ भी है, ए का 3 यहाँ भी है, लेकिन फंस गए ना, मतलब एक ऑप्शन से आपका नहीं हो रहा है, आपको दूसरे ऑप्शन भी चेक करने होंगे। मैंने अभी जस्ट बताया आपको मिलिकन ने क्या किया था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था, यानी कि बी का क्या हो जाएगा आपका 1, बी का 1। अब आप देखिए मिलिकन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यहां पे देखिए आप फिर से ऑप्शन मैच कर रहा है, बी का 1 यहां भी है, बी का 1 यहां भी है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो गलत है, लेकिन ये दोनों में लड़ाई हो रहा है। अब एक ऑप्शन में और जाना होगा हमें। चैडविक ने किस चीज का डिस्कवरी किया था, मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन, तो चैडविक का न्यूट्रॉन हो जाएगा, यानी कि सी का क्या हो जाएगा आपका 2। तो सी का 2 यहां आ गया, मतलब ये गलत हो गया, ये सही हो गया। फिर भी हम देख लेते हैं, थॉमसन ने किस चीज का डिस्कवरी किया था, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था अभी, चार्ज बाय मास रेशियो थॉमसन,
चार्ज किसने, मिलीकेट ने, है ना। तो डी का क्या हो जाएगा आपका 4, डी का 4, ये हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। आपको समझ में आ गया होगा, एक तरह से आपको डिस्कवरी से रिलेटेड सब बात पता चल भी गया होगा, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आर। ये क्वेश्चन किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैंने पढ़ा था, है ना, देखा था, वहां से मैंने इसको लेके आया है। देखिए जो पुराने टेलीविजन होते थे, जो बड़े आज के जमाने वाले एलईडी की बात नहीं कर रहा हूं, जो पुराने टीवी जो होते थे उसमें जो पिक्चर आपको दिखता होगा उसका पीछे साइड बड़ा होता था, तो उसमें जो टेलीविजन जो आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है उसमें कौन सा रे से टेलीविजन का स्क्रीन पर वो विजिबल होता था, है ना। वहां यूज होता है अपना कैथोड रे। क्या होता है अपना कैथोड रे, याद रखिएगा इस चीज को। टेलीविजन जो आपका पिक्चर है उसमें किस रे का यूज होता है, कैथोड रे। कैथोड रे आपका स्क्रीन पे दिखाई देता है। जो हम लोग पुराने जमाने में टीवी देखते थे, रामायण महाभारत वाले टाइम का बात कर रहा हूं, तो उस समय जो टीवी देख रहे थे हम लोग, जो पीछे जिसका पीछे चौड़ा रहता था, पीछे ज्यादा बड़ा रहता था, वहां से जो स्क्रीन पे जो रे आता है वो कौन सा रे होता है, कैथोड रे ट्यूब। वही कैथोड रे ट्यूब याद कीजिएगा जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। तो कैथोड रे ट्यूब होता है, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या देखेगा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम कुड बी एक्सप्लेन्ड करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। आपको थॉमसन मॉडल ऑफ एटम मैंने आपको बताया था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से रिलेटेड कौन सा बात इसमें सही है, ठीक है। पहला, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। क्या थॉमसन ने ओवरऑल न्यूट्रलिटी का बात किया था, बिल्कुल सही, है ना। थॉमसन ने न्यूट्रलिटी का बात किया था। थॉमसन का मॉडल ऐसा था, याद होगा आपको, इसमें आपको बताया गया था कि एटम जो है पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है, पॉजिटिव चार्ज का गोला है जिसके पास इलेक्ट्रॉन चारों तरफ फैला होता है ना। तो न्यूट्रलिटी के बारे में भी थॉमसन ने बताया था, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था, न्यूट्रलिटी के बारे में बताया था। ये आपका सही है, फिर भी चेक कर लेते हैं। स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल नहीं। स्पेक्ट्रा क्या होता है हम लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं, ये हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक थ्योरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है का, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। क्या इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता कर पाए थे, नहीं। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अलग कहाँ है, आज के जमाने में जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है, प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस में होता है। ये चीज भी एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए थे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये ऑप्शन भी रॉन्ग, ये ऑप्शन भी रॉन्ग, ये ऑप्शन भी रॉन्ग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज करेक्ट। थॉमसन मॉडल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला, एन एटम पोजेस एन elliptical shape in which the positive charge is uniformly distributed, है ना। एटम जो है आपका इलिप्टिकल शेप में होता है। इलिप्टिकल शेप इसको बोलते हैं, देखिए, है ना। सर्कुलर इसको बोलते हैं, इलिप्टिकल इसको बोलते हैं। आप मैथ में पढ़ेंगे इलिप्स, है ना, उसी में होता है। तो कह रहा है कि एटम के पास इलिप्टिकल शेप होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं, एटम इलिप्टिकल शेप में होता है कि स्फेरिकल शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, इलिप्टिकल नहीं होता है ना। तो ये आपका गलत बात है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, मास ऑफ एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। ये आपको याद होगा, मास जो है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये बात सही है। थॉमसन ने कहा था कि मास जो है सब जगह एटम का एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है किसी एक जगह मास ज्यादा होगा, एक जैसा मास कम होगा। मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाया था। तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये थॉमसन ने कहा था, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। तीसरा, दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ये बात हालांकि नहीं, ये भी बात रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि एटम का न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन किया था थॉमसन ने, और यहां लिखा है अनेबल, मतलब नहीं कर पाया, न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया थॉमसन। रॉन्ग बात किया था, है ना। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, बी। क्या होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन रदरफोर्ड मॉडल। अब थॉमसन का मॉडल का तो बहुत बात हो गया। चलिए अब रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में सही बात बताइए। क्या, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। बिल्कुल सही। रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक एटम का ज्यादातर स्थान क्या होता है, खाली। ये आपका हो गया, क्या बोलिए तो, प्रोटॉन, न्यूक्लियस। इसके अंदर 2 तरह का कण होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और चक्कर क्या लगाता है इसके चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन। यही हो गया रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या कहा है, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। एटम का ज्यादातर भाग खाली होता है। तो आपको पता होगा ये सब भाग क्या है, खाली ही तो है ना। ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था। दूसरा, इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये भी सही है। अब बोलिएगा सर प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आपको पता होगा कि सन के चारों तरफ प्लैनेट जो हैं रिवॉल्व करते हैं कि नहीं। सन के चारों तरफ आपके जो ग्रह हैं वो रिवॉल्व करते हैं। हमारा पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है।
तो प्लैनेट जैसे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, है ना। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है प्लैनेटरी। क्या बोला जाता है? प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन, प्लैनेट की तरफ मूव करता है, इसलिए प्लैनेटरी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोटॉन प्रोवाइड पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। बताइए, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से होता है? ऑब्वियसली किसके वजह से होता है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की वजह से नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन। ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सब स्टेटमेंट सही है, तो अब आप इसको नहीं लिखिएगा, है ना, ऑल ऑफ दीज लिखिएगा, क्योंकि सभी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि 10 का क्या? डी। ठीक है, चलिए अब आप बोलिएगा और कोई क्वेश्चन सर? नहीं, थैंक यू, है ना। मतलब इस टॉपिक से सिर्फ इतने ही 10 क्वेश्चन ही थे। इसी तरह से मैं आपके नोट्स दूंगा, पहले नोट्स पढ़िएगा आप, क्वेश्चंस बनाइएगा, नोट्स पढ़िएगा, क्वेश्चंस बनाइएगा। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर आप झारखंड बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन अप टू द मार्क होगा, बेस्ट होगा। आप इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। अगर आप सीबीएसई एग्जाम भी दे रहे हैं, सीबीएसई में जहां एमसीक्यू पार्ट आते हैं, क्वेश्चन सीबीएसई स्कूल लेवल के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, वहां भी आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा। हाँ, जेई नीट के लिए हम लोग मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा और उस वीडियो में आपको स्पेशली जेई और नीट के क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है, तो इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।